नमस्कार द फ्रेंड में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों का पूरे भारत की राजनीति पर, पीएम मोदी पर, राहुल गांधी पर, इंडिया अलायंस और एनडीए पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसी से जुड़े आप सभी के सवालों पर चर्चा करने हम हाजिर हैं हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। थैंक यू अपूर्वा। डीके चलिए नतीजों पे हमने आज के दिन सैटरडे के दिन कई सारे लाइव्स और वीडियोस किए हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि आप वो भी जाके यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें, लेकिन ये स्पेशल जो हमारा एपिसोड है हेडलाइंस के पीछे का, ये एपिसोड पे हम फोकस भी इन चुनाव के नतीजों पे ही करेंगे, ताकि जितने भी हमें सवाल आए उनका जवाब आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए। और बाकी जो सवाल बच जाएंगे जो पहले जी पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं उसको हम अगला एपिसोड में फिर ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पहला सवाल लूंगी। विनायक देवदत्ता हमारे मेंबर हैं, बोल रहे किसी ने सपने में भी इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। आपके अनुसार एमवीए की इस शिकस्त के क्या कारण हैं? देखिए, पहले तो जो सब कह रहे थे, जो भी जा रहे थे फील्ड में, कि वो लाड़की बहन योजना जो थी जी काफी पॉपुलर थी। और देखिए, विमेन वोटर टर्नआउट भी काफी बड़ा महाराष्ट्र में। तो एक विमेन, एक बहुत बड़ा, एक महिलाओं का वोट जो है, जो काफी मैटर किया इस इलेक्शन में। दूसरा, एक बड़ा पॉजिटिव नैरेटिव था इन लोगों का, इसका मतलब एनडीए का। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, प्लस आप फ्रीबीज कहें या अलग योजनाओं में जो उन्होंने ऑफर किया है, तो एक पॉजिटिव कैंपेन रन किया। आप एनडीए का देखिए, सॉरी एमवीए का देखिए, जो अपोजिशन का, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कह रहे थे, वही लेके फिर से अब असेंबली चुनाव में पहुंच गए हैं। अब आप कह रहे हैं, फिर वहीं पे राहुल गांधी वहां संविधान लेके घूम रहे हैं। अरे, लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा पड़ा था, और उससे लोगों में एक संशय हो गया था कि अरे 400 से ज्यादा सीट क्यों चाहिए। फिर उसमें आपने चलाया कि संविधान चेंज करना चाहते हैं, तो वो चल गया। अब महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में से संविधान का क्या लेना देना है? जी लेकिन वही आपका मेन मुद्दा बना हुआ है, वही कास्ट सेंसस मेन मुद्दा बना हुआ है। तो कोई नैरेटिव नहीं, बहुत ही नेगेटिव पॉलिटिक्स से खेल रहे थे। और प्लस झगड़ा जो इन लोगों का ओपनली बोल रहे थे, सीएम को लेके चुनाव हुआ नहीं उसके पहले ही सब जो है सारी पार्टियों से, कभी शिवसेना से, कभी कांग्रेस से, सीएम किस पार्टी का होगा बोले जा रहे हैं। तो इनका कोई नैरेटिव ही ग्राउंड पे नहीं था। जी जी सारा कुछ इनका डिपेंड कर रहा था अपोजिशन का, कि मराठा वोटर्स कंसोलिडेट हो जाएंगे, जो हुआ नहीं। इनको उल्टे उधर ओबीसी कंसोलिडेशन हो गया इनके फेवर में। अब देखिए, कांग्रेस का विदर्भा उनका अपना रीजन है, वहां भी कांग्रेस पूरा फेल कर गई, इतना डोमिनेंट है वहां पे। तो कहीं भी कोई नैरेटिव इनका बिल्डअप हुआ ही नहीं। जी जी। देखिए अगला सवाल कार्तिक पराशर का हमारे मेंबर है, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हमें कई सारे सवाल भेजे हैं, उनको साथ में लूंगी। पूछ रहे हैं कि एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के लिए आगे क्या है? अगर उनके इलेक्टेड सदस्य विपक्षी समूह में शामिल हो जाएं तो क्या होगा? ये भी पूछ रहे हैं क्या हम महाराष्ट्र की इस लड़ाई का अंत देखेंगे, या फिर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की बची कुची कसर भी खत्म कर देगी? देखिए, पहली बात, शिवसेना यूबीटी की बात की है इन्होंने। अब किसी भी पार्टी को, अब पॉलिटिक्स में किसी नहीं, कोई पार्टी खत्म तो हो नहीं जाती वैसे अचानक। लेकिन उनकी जो स्थिति अभी जो लेटेस्ट में देख रहा था, 21 सीट पे वो लीड कर रहे थे, या जीत लिया है, या लीड कर रहे हैं टोटल 21 सीट पे। उसके साथ हम जब असेंबली में जाते हैं, और जिस तरह की मेजोरिटी है एनडीए के पास, तो शिव सैनिक्स वो देख रहे हैं कि अब जो शिंदे की सेना जो है, ओरिजिनल पार्टी जो उनके साथ है, उनका आपने देखा कि लोगों में एक्सेप्टेंस है। तो बाकी एक मेल्टडाउन टाइप का मुझे लग रहा है कि इसमें होगा फिर यूबीटी की शिवसेना में। जी बहुत कितने एमएलए रहते हैं उनके पास, कितने दिन तक रहते हैं, ये देखने वाली बात है। जहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी सेना और एनसीपी को खत्म करेगी, वो अब मुश्किल लग रहा है, बिकॉज़ महाराष्ट्र की राजनीति फिर से आप कह सकते हैं कि 2014 के पहले वाले एरा में पहुँच गई है। क्योंकि बीजेपी को शिवसेना पे एक स्ट्रॉन्ग शिवसेना थी। हम्म, तो हमेशा उनमें चलता रहा था कि उसमें से बिग ब्रदर कौन बनेगा। शिवसेना लगातार ही रही, फिर बीजेपी ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया। मैं टेक ओवर कर लिया मतलब बिग ब्रदर होके इमर्ज किया उन्होंने। फिर स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट के बाद लगा था कि एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। अब ये टूटते ही चले जाएँगे और बीजेपी पूरा सारा उस पे करेगी। लेकिन अभी नहीं है, बिकॉज़ शिंदे की शिवसेना भी काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज किए हैं। अजित पवार के एनसीपी भी काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज किए हैं। तो ये वही हो गया कि आपके कई स्ट्रांग प्लेयर्स रह गए हैं फील्ड में। तो उनको खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। वैसे बीजेपी का जिस तरह का राइज है, अभी लास्ट देख रहे थे 133 सीट तक पहुँच गया है वो। बस आप सोचें कि अगर आप 145 सीट की बहुमत होती है,
उसमें 133 ऑलरेडी इनके आ चुके हैं। तो बहुत स्ट्रांग वे में बीजेपी उभरी है, लेकिन ये इसीलिए बाकी पार्टी जो खत्म नहीं करेगी बिकॉज़ ये पार्टी भी काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज की है और जो स्प्लिट दूसरा सेक्शन जो बच गया है एनसीपी शिवसेना का, वो धीरे-धीरे उसमें आपको बिखराव दिखेगा बाद में। हुँ, लेकिन शिंदे और अजित पवार फिर से एक अलग-अलग ध्रुव बन के उभरे हैं। जी, अगर मैं और कह दूँ कि जी, बीजेपी को ज़रूरत भी नहीं है हुँ, उनको खत्म करने की, सारे अलायंस पार्टनर्स हैं। जी, मतलब अभी इमीडिएटली बीजेपी को ज़रूरत नहीं है कुछ करने की या उस एक्सपेंशनिस्ट इस तरह का बनने की उनको। जी, हाँ, अब होगा बिकॉज़ देखिए ये भी इन्होंने भी रियलाइज़ किया था 2000 अब मतलब 24 के लोकसभा चुनाव में। अब जैसे कुछ बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट हमें बता रहे थे कि लोगों में काफ़ी दिनों में चुनाव ही नहीं हुआ। हुँ, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी अब काउंसलर्स नहीं है। वहाँ 24 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और हैं, उसमें कहीं भी सब में चुनाव पेंडिंग है। तो लोगों का गुस्सा है कि आपके टैप में पानी नहीं आ रहा है, सामने वाला रोड नहीं बन रहा है। वो सब भी जो था, हुँ, लोकसभा चुनाव आया तो निकाल दिया सबने। क्योंकि कोई चुनाव हुए ही नहीं थे और ये लोग चुनाव चाह भी नहीं रहे थे कि पता नहीं कौन-सी पार्टी उभर के आएगी, मोमेंटम खराब हो जाएगा। जी। अब इनके पास कोई कारण नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल से चुनाव अब सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जल्दी होंगे। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं पीएम मोदी हरियाणा में शो स्टॉपर नहीं थे और चुनाव के बाद मैंने पीएम मोदी की तुलना में आरएसएस की भूमिका के बारे में ज़्यादा टिप्पणी सुनी। अब भी हम महाराष्ट्र और झारखंड में किसी ने भी मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगा। क्या हम भाजपा के अप्रोच में एक बदलाव देख रहे हैं? क्या प्रचार के लिए योगी की बुकिंग में उछाल आया है? क्या बीजेपी संगठन में ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय लेने का तरीका बदल गया है? क्या आप इसकी तुलना आईएनसी के प्रोसेस से कर सकते हैं? आईएनसी से के प्रोसेस से तो नहीं करूँगा मैं और बदलाव दूसरी तरह से आया है। जैसे देखिए लोकसभा में जैसे आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस पूरा सारी डिसीजन ले रहे थे। हुँ, इस बार अमित शाह डायरेक्टली उसमें थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सब में वो डायरेक्ट उसमें था। आप उसको बदलाव कह सकते हैं, लेकिन बात ये है कि अमित शाह पहले भी बाकी सारे स्टेट्स में वही डिसीजन लेते हैं। तो वो उसको थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। एक बदलाव कर सकते हैं कि हाँ, मोदी प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा नहीं बनाया इन्होंने हुँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पोस्टर्स भी देखते हैं तो पहले के चुनाव जो होते थे तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा एक आपका दिखता पिक्चर। अब बाकी सारे छोटे-छोटे नेता सब होते थे। इस बार उनका देवेंद्र फडणवीस का दिखा रहे हैं हुँ, और वहाँ कभी भी मोदी के लिए उन्होंने वोट नहीं माँगा है। मतलब वहाँ पे लोकल लीडरशिप, लोकल गवर्नेंस, शिंदे गवर्नमेंट ने जो-जो किया है, वो फ्रीबीज़ कह लें, जो भी वेलफेयर स्कीम्स कहें उ गवर्नेंस उनके लिए वोट माँग रहे थे। हाँ, झारखंड में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट माँगा। मतलब वो मोदी चेहरा थे झारखंड में, जी। लेकिन वहाँ रिज़ल्ट उस तरह के आए नहीं हैं। हुँ, हुँ, तो अब आगे भी करेंगे क्या उनको चेहरा मुझे डाउट है क्योंकि देखिए लोकसभा के बाद हरियाणा में भी इन्होंने प्रधानमंत्री को अपना वो फेस नहीं बनाया, उनके लिए वोट नहीं माँग रहे थे। जी। महाराष्ट्र में भी नहीं माँग रहे थे। झारखंड में उन्होंने माँगा, वो सार्थक नहीं हुआ है। तो मेरे ख़्याल से ये चेंज ये होगा इस तरह का। अगला सवाल क्योंकि नितिन झारखंड में देखिए वो झारखंड में एक बहुत बड़ा ये भी हैंडीकैप बीजेपी का रहा है कि कोई अपना लोकल चेहरा नहीं था। जी। अगर बाबूलाल मरांडी को ही बनाए थे या हुँ, अर्जुन मुंडा को ही बनाए थे, किसी को भी बना सकते थे। इन्होंने अपना चेहरा पिच नहीं किया, हुँ। प्रधानमंत्री के लिए वोट माँगा, जो काम नहीं किया है। तो आगे से देखते हैं अब दिल्ली में क्या करते हैं ये। अगला सवाल देखिए नितिन पटेल का है, बोल रहे मोदी शाह के बाद के दौर में देवेंद्र फडणवीस प्लस योगी बीजेपी की अगली जोड़ी होंगे। दोनों युवा और दोनों जन नेता या मास लीडर्स हैं। देखिए, सही बात है बीच में थोड़ा-सा देवेंद्र फडणवीस के लिए थोड़ा-सा सेटबैक था जब उनको डिप्टी सीएम बनना पड़ा हुँ, और उसके बाद उनका प्रोफ़ाइल काफ़ी कम हो गया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको पूरा प्रोजेक्ट किया था, चेहरे के साथ। सीएम नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन प्रोजेक्ट किया उनको उतना और जिस तरह के रिज़ल्ट्स आए। देखिए 2019 में भी फडणवीस के अंदर बीजेपी ने अच्छा किया था, 105 सीट आई थी, जबकि अलायंस में था। हुँ, तो काफ़ी बढ़िया बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 में था, तब भी फडणवीस ने प्रूव किया था, मतलब उनके लिए प्रो इनकम्बेंसी वोट आए थे 2019 में भी। लेकिन बाद में आपने देखा जो हुआ शिवसेना और बीजेपी में, उसके बाद उनका रोल धीरे-धीरे डिमिनिश होता जा रहा था। इस इलेक्शन में काफ़ी फिर स्ट्रांगली निकल के आए हैं और महाराष्ट्र के अगर वो दूसरी बार मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा उनको नहीं बनाना बीजेपी के लिए अगर चाहे भी तो। हुँ, मतलब वही चेहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के आते हैं। उनका प्रोफाइल देखिए महाराष्ट्र का फर्स्ट 5 इयर्स सीएम जाना जाता था, उनको भी एक विकास पुरुष टाइप का दिखाते हैं, काफ़ी डेवलपमेंट में करते हैं। जी। फिर से बन गए, हालाँकि उनके डिट्रैक्टर्स जो पार्टी में वो कहेंगे अरे वो ब्राह्मण हैं और जब मराठा ओबीसी ये सारा कुछ चल रहा है, ब्राह्मण सीएम से थोड़ा-सा मतलब वो कास्ट कॉम्बिनेशन में सूट नहीं करता। वो उनके डिट्रैक्टर्स पार्टी में बोलेंगे नहीं रखने के लिए, लेकिन बीजेपी को उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल होगा, हालाँकि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर हाईकमांड चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रोकना मुश्किल होगा और दोबारा से वो उभर के आया है। उन्होंने प्रूव फिर से किया है कि वो अभी भी उनका एक मास बेस है, जी। पॉपुलैरिटी है, पार्टी को लीड कर सकता है। और योगी अगेन अपने बाय इलेक्शंस में देखा, ऑलमोस्ट स्वीप कर गया, मतलब लास्ट में देखा था करीब 9 में से 7 जो है सो बीजेपी जीत चुकी थी, लीड पे थी। तो और इस बार योगी ने लोकसभा में देखिए, लोकसभा में योगी आदित्यनाथ की चली नहीं थी, वो जो कैंडिडेट चाहे थे दिया नहीं था। इस बार उन्होंने एकदम फ्रंट पे जाके बैटिंग किया। मतलब पार्टी का वेट भी नहीं किया कि बाय इलेक्शन में क्या करें। उन्होंने खुद ही सारे मंत्री को कह दिए, आप इसको देखोगे, आप इस असेंबली सीट को देखोगे, उसको देखोगे। हुँ। पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया उन्होंने कैंपेन और फिर प्रूव कर दिया। तो सही बात है, अब दोनों के दोनों फिर से एकदम कहते हैं ना कि सीमेंटेड हो गया पोज़ीशन फिर उन लोगों जी। का। तो है बीजेपी के लिए पॉज़िटिव है ये। अगला सवाल इनका यूज़र नेम रूफ है, बोल रहे राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? राजनीति तो नहीं हो रही उनसे, बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने न केवल उन नीतियों को खारिज किया कर दिया है, जिनकी वे वकालत करते थे, जैसे कि अडानी पर उनका रुख, जाति जनगणना और आइडियोलॉजी की पिच, बल्कि एक पॉलिटिकल फिगर के रूप में भी उन्हें भी एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, कहने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे ये रिजेक्शन इंडिविजुअल पिचों के बारे में कम और उन्हें देने वाले या उन्हें प्रदान करने वाले व्यक्ति के बारे में ज़्यादा लगती है। यहाँ तक कि लोकसभा में कांग्रेस को जो मामूली बढ़त भी मिली, वे उनकी वजह से कम और कुछ भाजपा नेताओं के संविधान पर किए गए लापरवाह बयानों के कारण ज़्यादा थी। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वही मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस की रीडिंग ही गलत थी लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट। अब 99 सीट उनको लग रहा था कि ये राहुल गांधी के लिए है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए है और उन्होंने जो एक नैरेटिव तैयार किया, मतलब लव और हेट्रेड वाला, हुँ। उसके लिए है। वो था नहीं, वो हमेशा बीजेपी की अपनी कमियों के कारण वो मतलब बीजेपी कांग्रेस से ऊपर बढ़ी थी। जी। बीजेपी अपनी कमियाँ थी उसमें, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। उसके बाद से लगातार देखिए वो जो भी नैरेटिव चलाते हैं, अब वो आइडियोलॉजी का फाइट चाहते हैं। अब उसपे वोटर नहीं आएगा ना। वो पॉजिटिव एजेंडा लेके चल नहीं रहे। आपने देख लिया कास्ट सेंसस चलना होता, तब पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत जाते ना। तो नहीं चला उसका, एक इलेक्शन में कभी काम किया, उसका धीरे-धीरे वो खत्म हो गया। वोटर्स को नहीं चाहिए वो एजेंडा। जी। लेकिन अब फिर भी उसी एजेंडे को लेके चलना है। संविधान की जैसे मैंने बात की, कुछ वो री-इमेजिन करने की ज़रूरत है राहुल गांधी को अपने पॉलिटिक्स को। कि अदरवाइज़ देखिए, अब पिछले 3 लोकसभा इलेक्शन में आप कांग्रेस के चेहरे रहे, लगातार हारते रहे हैं आप। रीइन्वेंट तो आपको करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं वो। तो ये राजनीति कितने दिन तक चलेगी, वो क्या सबक लेते हैं अभी लेटेस्ट इलेक्शन से, वो देखना पड़ेगा। जी। अगला सवाल कौशिक मिश्रा का है, बोले डीके सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी आरएसएस पूरे दिल से बीजेपी का समर्थन करता है और ग्राउंड पर प्रयास करता है, वहाँ बीजेपी लगभग कभी नहीं हारती है। ऐसा करके भाजपा ने इतना बड़ा कम्पेटिटिव लाभ हासिल कर लिया है। कंपेटिटर्स इस एडवांटेज को निगेट करने के लिए अपनी खुद की एक तरह से समान आउटरीच स्ट्रक्चर्स बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इससे इसमें समय लगेगा, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी। करनी चाहिए। अब चक्कर है कि राजनीतिक पार्टियों को भी आपको सोशल वर्क में, जी। उसमें जाना पड़ेगा। जितना आरएसएस अभी से, आरएसएस 100 सालों से काम कर रही है। हुँ। मतलब उनका 100वाँ स्थापना साल है ये और लगातार करते जा रहे हैं, बहुत पेशेंटली करते जा रहे हैं। रिज़ल्ट मिले नहीं मिले। नॉर्थ ईस्ट में वो 1930s 1940s से नॉर्थ ईस्ट में काम करते चले गए। हुँ। फिर उनको कुछ सालों पहले बीजेपी को उससे मिलना शुरू हुआ उसका फ़ायदा। साउथ में, अब तमिलनाडु में 40 से काम कर रहे हैं तमिलनाडु में, वो किसी कोई पार्टी को फ़ायदा मिले नहीं मिले। तो वो पेशेंस जो है ना, वो एक सोशल, कल्चरल, इन चीज़ों पे जो आरएसएस का जो परसिस्टेंस है, वो जितना कमिटेड है, कई बार मैं बात कर चुका हूँ कि कांग्रेस आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट मैच करना दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल है। जी। और अभी पार्टी को शुरू करना ही चाहिए वैसे, मतलब और कोई चारा आपके पास है नहीं। लेकिन सालों और दशकों लग जाएँगे उस लेवल पे पहुँचने के लिए, जो पेनिट्रेशन आरएसएस का है। आप जब तक शुरू करेंगे तब तक फिर मतलब काफ़ी लंबा गैप हो गया उनके लिए हुँ, अभी। हुँ। अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कांग्रेस नेता बस यही कहेंगे अब कि हमें अफ़सोस है और हम सीखेंगे एक्सेट्रा। यहाँ तक कि उनके स्टेट लीडर्स भी इसी मूड में हैं, लेकिन वो जिन मार्जिनलाइज़्ड लोगों को रिप्रेज़ेंट करने का दावा करते हैं, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस की अनसीरियसनेस को इस पर ब्लेम किया जा सकता है कि कांग्रेस में सोशली प्रिविलेज्ड लोगों का वर्चस्व है, जो उत्पीड़न का सामना नहीं करेंगे।
मार्जिनलाइज्ड लीडर्स कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं बनाते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि चुनावी विपक्ष या इलेक्टोरल ऑपोजिशन राजनीतिक विपक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है? मैं उतना उस हद तक मैं नहीं जाऊँगा, मतलब लीडर्स अभी भी देखिए उनके अध्यक्ष हैं, एक दलित हैं। हुँ, आप देखें मुकुल वासनिक जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको पता नहीं कितने सालों से, मुझे तो याद भी नहीं है, 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ उनको, क्योंकि वो भी दलित हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन तो मिलता है, हुँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आपका पावर कौन, किसके हाथ में पावर है? पावर है जो कि गांधी फैमिली के आस-पास है। जी। वो किस मार्जिनलाइज्ड से हैं या प्रिविलेज्ड से हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी उनके पास है, हुँ, उनके आस-पास रहता है, सारे पावर वही कंट्रोल करते हैं, वही ऑर्गनाइज़ेशन रन करते हैं। तो ये मेजर खामी है, एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस में, कि एक क्लीक जो कहते हैं वही पूरा पार्टी चलाते जा रहा है, फेल्योर आफ्टर फेल्योर, एक हुँ, इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन। लेकिन अभी भी गांधी फैमिली जो लॉयलिस्ट हैं, उन पे डिपेंड करती है। वो नहीं देखते कि कौन आपकी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। तो उसमें हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो वो जो आस-पास के लोग हैं, जो असली पावर रन करते हैं, उसमें मार्जिनलाइज़्ड कितने हैं, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से कितने आते हैं, वो आप काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, तो रिप्रेजेंटेशन है, हुँ, पावर नहीं है बस। वो एक बस टोकनिज़्म के लिए सबको रखा हुआ है। जी। बट इस हिसाब से बहुत सारे प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के भी हैं, उस कम्युनिटी के भी हैं, हुँ, उनको भी उस तरह का पावर नहीं है। हुँ, ये बस आँखों देखिए जो सामने में लोग होते हैं, आस-पास लोग होते हैं, उन्हीं की चलती है इस पार्टी में। जी। अगले 2 सवाल साथ में लूँगी। एक सवाल कार्तिक पराशर हमारे मेंबर हैं, बोल रहे क्या ये नतीजे जनसुराज पार्टी के लिए झटका होंगे? ये जिताऊ उम्मीदवार तो दूर, आरजेडी से भी कोसों दूर थे। दूसरा रजनीश कुमार का सवाल है, बोल रहे हैं आप बिहार उपचुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं? जनसुराज एक भी सीट सुरक्षित नहीं कर पाए। इसका 2025 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मैं अभी प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उनका है लॉजिक, उन्होंने माना कि खामियाँ रह गई, बट वो आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं कि देखिए 1 महीना पहले तो हमने पार्टी बनाई, हुँ, और ये जो 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, वहाँ तो हमने पदयात्रा भी नहीं की थी, अच्छा। तो हमारे ऑर्गनाइज़ेशंस भी वहाँ पे नहीं हैं। हुँ, तो शायद कमी ये रह गई कि जहाँ हमने तैयारी नहीं की, वहाँ पे हमने कैंडिडेट खड़े कर दिए, शायद ये कमी रह गई। फिर वो कहते हैं कि भई फिर भी हमको 10% वोट मिला। 1 महीने में 10% वोट मिलना, एक वो भी एक, आप मान सकते हैं इसको, आप सीधे डिसमिसिव नहीं हो सकते। हुँ, वो कंपेयर करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19.6% वोट मिला था, और हम जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, हुँ, हमें 1 महीने पुरानी पार्टी को 10% वोट मिला। चलो, वो एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। वो जो पॉजिटिव चीज़ें जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है पहले तो वो कह रहे हैं कि देखो, आप महाराष्ट्र, झारखंड का कह रहे थे वो। महाराष्ट्र, झारखंड में देखो 6 महीने पहले चुनाव हुआ, क्या हालत हुई बीजेपी और बाकी हुँ, उनके, मतलब गठबंधन में जो हैं। उसमें देखो लोग विधानसभा में कैसे सब कुछ चेंज कर गया। तो अगर 6 महीने में ये पलट हो सकता है, तो अभी भी हमारे पास करीब-करीब 1 साल है बिहार में करने को, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं भी हुआ, तो हम 1 साल के लिए है नहीं, हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हैं, बिकॉज़ 50 सालों से जो धर्म और जाति की राजनीति चल रही है बिहार में, उसको तोड़ने में टाइम लग सकता है, और मैं वहाँ रहूँगा फाइट करने के लिए। जी। तो एक पॉजिटिव अपना वो जो दे रहे हैं, लेकिन हुँ, सच्चाई ये है कि थोड़ा सेटबैक तो है। क्योंकि देखिए 4 सीट पे, उनमें 3 में तीसरे नंबर पे है उनके प्रत्याशी जनसुराज पार्टी के, 1 में तो चौथे नंबर पे आया है। तो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि इनका अभी तक जो इन्होंने पार्टी का पिछले 1 डेढ़ साल जो इन्होंने काम किया है ग्राउंड पे, वो लगातार अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते चले जाते हैं। हुँ, पदयात्रा में एक-एक डिस्ट्रिक्ट में कई-कई दिन बिताते हैं। हुँ, तो ये इन सारी जगहों पे उन्होंने नहीं किया था। जी, तो एक है सेटबैक है, इन द सेंस कि अगर 1-2 सीट ले जाते तो एक मोमेंटम बन जाता, फिर से जनसुराज पार्टी हैज़ अराइव्ड। हुँ, तो उस मोमेंटम से लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा सेटबैक उसमें कह सकते हैं, लेकिन पूरा डिसमिसिव नहीं हो सकते, बिकॉज़ ये तो शुरुआत है, सही में वो कह रहे हैं कि अभी 1 साल बचा हुआ है। जी, देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरा जो बिहार उपचुनाव का है, देखिए इसमें आरजेडी की बुरी हालत हुई है, मतलब बीजेपी, जेडीयू, मतलब एनडीए वाला गठबंधन पूरा का पूरा स्वीप कर गया। हुँ, अभी तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले चुनाव में तेजस्वी एक बहुत बड़े चैलेंज होके उभरे थे नीतीश कुमार के लिए और बीजेपी के लिए, और अब अचानक से जैसे दिख रहा है कि अब कहीं नहीं है। मतलब अगर आप मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में भी हार रहे हैं, आप जो भी कारण ढूँढ लें, तो बस इसका मतलब कि आपका पुराना वो चला गया है। अब तेजस्वी यादव की वही हालत है जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं। वही नैरेटिव कि हम इतने जॉब दे देंगे, हमने इतना जॉब दे दिया, नीतीश कुमार ने नहीं दिया, हमने दिया।
लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिखते अब वो। जी। अब वहाँ हमारे वहाँ से एक दीपक मिश्रा हमारे कॉलीग हैं पटना से, उन्होंने अभी एक कॉपी की है। अब वो कई लोगों को कोट कर रहे हैं आरजेडी वाले में। हुँ, कह रहे रहते ही नहीं है पटना में, तो कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी विदेश में रहते हैं, दिखते ही नहीं है यहाँ ग्राउंड पे। तो फिर वो भी कॉम्प्लेसेंसी में चले गए हैं। हुँ। तो वो बहुत बड़ा झटका है, बिकॉज़ चुनाव अगला चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, मतलब फिर दिल्ली ही और फिर उसके बाद बिहार ही है अगले साल। जी, जी। तो एक वो भी सिग्नल है कि हुँ। बीजेपी और जेडीयू और मतलब एनडीए बिहार में कितनी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। देखिए अगला सवाल हमारे एक और मेंबर का है। कार्तिक पूछ रहे हैं, इन नतीजों के बाद क्या हम आक्रामक या अग्रेसिव बीजेपी को संसद में वापस देखेंगे? देखिए बीजेपी को अब कब आक्रामक नहीं देखते हैं, मतलब उनको डिफेंस पे आपने देखा कब है? कभी नहीं। वो तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अगला सेशन हुआ उतने ही आक्रामक थे। जी। लेकिन हाँ, एक ये है कि अपोज़िशन ज़्यादा डिमोरलाइज़्ड हो जाएगी। हुँ। तो अभी जैसे ये कह रहे हैं, करेंगे भी, हो सकता है पार्लियामेंट में फिर से अगला सेशन वॉश आउट हो जाए, हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेपीसी बैठाओ, या अडानी को लेके जो सारा कुछ हुआ है, अपना यूएस कोर्ट ने जो उनको इंडाइट किया है। और जब तक सरकार नहीं मानेगी, तो ये पुश करते रहेंगे कि जेपीसी बैठाओ, उस पे चलता रहेगा हंगामा। लेकिन फिर अब इन रिजल्ट्स के बाद बीजेपी भी इस मूड में नहीं रहेगी, कभी अकोमोडेटिव हो कि हम मान लें बात को, तो हुँ, बहुत असर्टिव होगी। हुँ। मतलब जैसा मैंने कहा कि बीजेपी हमेशा वैसे ही होती है, आक्रामक ही रहती है। बस अपोज़िशन का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा हिल गया है। जी। आज का आखिरी सवाल लूँगी डीके विपिन गुप्ता का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा कांग्रेस चीफ ने फिर से क्लेम किया कि हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में 14 सीट्स पर ईवीएम हैक हुई है और ये बताया कि कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया को 8 अक्टूबर की सुबह मैसेज ईवीएम हैक होने का और 14 सीट्स लूज़ करने का आया था। इस पर आपका क्या विचार है? क्या इन फ्यूचर भविष्य में कांग्रेस कभी सेंटर में पावर में आती है तो क्या वो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएगी? नहीं, नहीं, वो तो मुश्किल ही लग रहा है ऐसा करने का। जहाँ तक कि उसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो कहा, मैं देख रहा था उनका एक, हाँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट हरियाणा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुँ, रहे थे। अब ये कहना कि उस दिन रिजल्ट आने के दिन मॉर्निंग में हमको कह दिया था कि ये सीट हार रहे हैं हम, हुँ, और इसीलिए ईवीएम में ऐसा हुआ है। कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं टाइप से, मतलब अब झारखंड में अब बोलेंगे अभी अब। मतलब महाराष्ट्र ही आज मैं शिवसेना के कुछ नेताओं का सुन रहा था, मतलब यूबीटी शिवसेना के, कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकसभा का रिजल्ट ऐसे चेंज हो गया? हुँ, तो अब ऐसे चलता नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर झारखंड में भी कर लेते ना, मतलब एक एक इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हम देखे जा रहे हैं। जब जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, हारने पे जो है ईवीएम की तरफ बात करने लगते हैं वो। जी, अब थोड़ा-सा फटीग सा हो गया, सुन-सुन के जो है ना, एक प्रोपेगेंडा भी लोग कभी-कभी एन्जॉय करते हैं कि यार चलो क्या-क्या कह रहे हैं आप। थोड़ा मज़ाक में लेने लगते हैं कि जी, अच्छा, अब एक्चुअली अब मज़ाक हो गया है जी। कि हारने के बाद अभी आप ईवीएम को क्वेश्चन करो और हुँ। जीतने के बाद चुप रहो। तो इस पे क्या कह सकता हूँ मैं? चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन एपिसोड खत्म करने से हुँ। पहले डीके के पास आप सभी के लिए एक मैसेज है। नहीं, मेरा कहना है, हमारा प्रिंट स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म का एडमिशन फिर से ओपन है, हुँ, और मैं चाहूँगा कि जितने यंगस्टर्स हैं और जो जर्नलिज़्म में इंटरेस्टेड हैं, वो आके देखें, बिकॉज़ हमारा जो एक तरीका है, हमारा प्रिंट स्कूल जो है, ये ऐसे नहीं है कि एक सिलेबस पढ़ा रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं। हुँ, हम लोगों का थोड़ा-सा एक अलग होता है तरीका पढ़ाने का, जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जी, हम बताएँगे आज हमने अगर ये रिपोर्ट किया तो इसमें कहाँ-कहाँ से आया, कैसे इनपुट आया, कैसे लिखा जाता है। एक मैक्रो पिक्चर भी देते हैं, प्लस एक लिव्ड इन एक्सपीरियंस जो होता है ना, जो हम करते हैं जर्नलिज़्म में, तो उस तरह से हम लोगों का क्लास चलता है उसमें। हुँ, हुँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए पिछले 2 बैचेज़ में भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते ही चले गए। जी, अब फिर से एडमिशन ओपन है, तो जिनको भी पत्रकारिता में इंटरेस्ट है, जानने का, समझने का, या फिर परस्यू करने का करियर, हुँ। मैं कहूँगा ये अच्छा मौका है। एडमिशन चल रहा है, प्लीज़ इसको आप जॉइन कराएँ। इनफैक्ट पहले बैच के कई जो स्टूडेंट्स थे हुँ। उन्होंने अभी वो इस समय हमारे ऑफिस में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो वो भी एक एडवांटेज मिलता है कुछ स्टूडेंट्स को अगर वो हमारा प्रिंस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ज्वाइन करते हैं। तो आप भी लिंक जो इसके स्कूल की है वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर ज़रूर देखें कि क्या क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल के द्वारा। चलिए अब इस एपिसोड का अंत यही होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।